हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में कर रहे थे यूनिट नंबर थर्ड, कॉमन साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट। तो हम इस चैप्टर में अब एंड पे आ गए हैं। इसमें हम आज करने वाले हैं आपका एसिड बेस इम्बैलेंस। इसमें पार्ट 1 है, 2 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हम जीआई पे चलेंगे, ठीक है। तो मतलब काफी ज्यादा लंबा गैप हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, और प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम के पेपर सब मिल जाएगा आपको चैनल पे। ठीक है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्या, एसिड बेस इम्बैलेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। आपके ऐसे नॉर्मली आपका क्लिनिकल में हो तब भी वहां से आपका रैंडमली कोई भी पूछ सकता है। एसिड बेस इम्बैलेंस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होती है, एल्कलोसिस क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होती है, और एल्कलोसिस क्या होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग भी, और आपका क्या है, थ्योरी एग्जाम प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनीशन, एसिड बेस बैलेंस होता क्या है। अब क्या है, आपको ही पता है, अगर आपकी पीएच डिक्रीज करती है, ठीक है, 7 से नीचे आती है तो वहां पे एसिडिक कंडीशन होगी, और आप 7 से ऊपर जाती है तो बेसिक कंडीशन होगी। अब बॉडी में कैसे होती है, क्यों होती है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी में, ये हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा, बट वहाँ केमिस्ट्री में दूसरी चीजें हो जाती हैं और यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एसिड बेस। ठीक है, आपका एसिड बेस इम्बैलेंस इज कंडीशन इन विच द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की, 7.35 से 7.45 होती है। अब 7.35 से 7.45, अब जब क्या होगा, 7.35 से नीचे आएगी, कम आना स्टार्ट होगा तो वहां पे एसिडियोसिस की कंडीशन होगी, और 7.45 से ऊपर जाएगी तो वहां पे एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। दोनों भी कंडीशन में बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो हम जानेंगे आगे कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या है, इज डिस्टर्ब ड्यू टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड और बेस में डिस्टर्बेंस के लिए। आपका कौन कौन सा हाइड्रोजन आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें होता क्या है, द इम्बैलेंस अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सेल एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बॉडी सेल और ऑर्गन्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, डिफिनेशन लिख सकते हो, अगर आपके 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल एसिड बेस वैल्यू कितनी होती है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल की बात करें, यहाँ पैरामीटर आपका नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू अगर पीएच की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया 7.35 से 7.45 होती है। इसके बाद पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में होती है वो 35 से 45 mmHg होता है, mmHg होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, बाइकार्बोनेट जो होता है बॉडी में वो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, अब कम होगा इससे तो एसिडोसिस कंडीशन होगी, ज्यादा होगा तो एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसमें क्या, पार्शियल ऑक्सीजन की अगर बात करें तो बॉडी में जो होती है 80 to 100 mmHg होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें बॉडी में तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, आप तो 3rd सेमेस्टर में आ गए हो यार, इतना तो देख लिया होगा। अभी हो सकता है आईसीयू में आपकी ड्यूटी ना लगी हो, जनरली नॉर्मल वार्ड में आपको जो कार्डियक मॉनिटर नहीं लगा होता है, बट क्या आईसीयू में लगा होता है। तो वहां आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की सिचुएशन हमेशा क्या करते हैं, देखते रहते हैं, 95 to 100% होती है। ठीक है, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है, ऑक्सीजन सिचुएशन कितनी होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, मुझसे मतलब जब मेरा वाइवा था एचएन का, तो मेरे से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल ऑक्सीजन की सिचुएशन कितनी होती है। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में। ठीक, इसलिए ड्यूटी करना प्रॉपर जरूरी है, क्योंकि आप लोग भाग जाते हो बीच से क्लिनिकल से, तो ऐसा मत किया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती, छोटी छोटी चीजें, वहीं से एग्जामिनर क्लिनिकल एरिया से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड बेस रेगुलेशन। एसिड बेस रेगुलेट कैसे करता है, मतलब इस मेंटेन कैसे रहता है बॉडी में, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या, अ रेशियो ऑफ 120। अभी 120 क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 1:20 होना चाहिए, किस चीज के बारे में आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, बिटवीन एसिड एंड बेस कंटेंट इंडिकेट एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैसे 120 मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये है क्या।
यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। 120 जो होता है आपका यहाँ पे बाई कार्बोनिक एसिड जो होता है उसका रेशियो 1 होता है। मतलब क्या, अगर एक कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है उसके साथ बाई कार्बोनेट आयन जो होता है वो 20 होना चाहिए, तभी क्या होगा कि ये बैलेंस करेगा। क्योंकि एसिड आपका जो कार्बोनिक एसिड है ये तो एसिड है, ठीक है, और बाई कार्बोनेट जो है ये आपका बेस है, ठीक है। तो क्या होगा, बेस क्या करता है, एसिड इसके साथ जब मिक्स होता है तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो अगर बेस एसिड 1 प्रेजेंट है कार्बोनिक एसिड, उसके साथ बाई कार्बोनेट आयन 20% होना चाहिए बॉडी, ठीक है। इसी रेशियो को मेंटेन करना होता है बॉडी में। अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो वहां पे आपकी कंडीशन, अगर एसिड की कंडीशन ज्यादा होगा एसिडोसिस हो जाएगी, और अगर यहाँ पे बाई कार्बोनेट आयन ज्यादा होगा तो एल्कलोसिस हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, ये आपका जो है एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें बफर सिस्टम जो है क्या करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनल सिस्टम में। बफर के बारे में जानते ही होंगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो है बेस मिल जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर जब वीक एसिड के साथ जो है स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिल क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये सबको पता होगा, ठीक है। बफर सिस्टम की बात करें, इट इज अ प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। बफर एक्ट केमिकली टू चेंज द स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू द वीक एसिड में क्या करता है, चेंज करता है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, उसमें हमने बेस मिलाया, उसको क्या करेंगे हम कि उसको फिर बेस मिला के उसको हम एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी मैकेनिज्म चलती रहती हैं, ठीक है। एसिड को क्या करता है, बाई कार्बोनेट आके वहां पे, अगर कोई कार्बोनिक एसिड है वहां बाई कार्बोनेट आयन आएगा, उसके साथ मिक्स होगा, उसको क्या करता है, वीक बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन रहता है। बट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस क्यों होती है, इतनी सारी चीजों पे भी डिपेंड करती है ये सारी चीजें, इसको अभी से ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या करेगा, बाइंड एसिड टू द न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, क्या करता है, एसिड साइड बाइंड होकर उसके इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक रिएक्शन है आगे आपका, यहाँ पे HCl है, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे HCl है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ क्या कर रिएक्ट करेगा तो उसके साथ क्या बनाता है आपका, NaCl बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड फर्दर जो है वो टूटता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाय दिस प्रोसेस बफर सिस्टम मेंटेन द रेशियो, ऐसे क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है बाय 1:20 बिटवीन द कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, को मेंटेन करता है, नॉर्मल पीएच ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए में हेल्प करता है, ठीक है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बट इतना याद रखो 1:20 जो होता है, ठीक है, उसमें जो आपका कार्बोनिक एसिड है उसका रेशियो 1 होता है। मतलब अगर एक कार्बोनिक एसिड है तो उसके साथ 20 बाइकार्बोनेट आयन होने चाहिए, तभी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस रह पाएगा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे बॉडी में क्या हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। यहाँ है क्या, इट इज आल्सो कंट्रीब्यूट इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय स्क्रीटिंग। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्रीट करता है एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन आरबीसी एंड फॉर्म द बाई कार्बोनिक एसिड बनाने बनता है, ठीक। अगर क्या होगा, बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन चल जाएगी तो ये बना लेंगे कार्बोनिक एसिड। बॉडी में क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो लंग्स होता है वो क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर अभी मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कितना होता है लंग्स में, यहाँ ऊपर आपने देखा होगा, ये होता है 35 to 45 होता है। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल 45 mmHg से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगी वाटर के साथ मिलकर। जब कार्बोनिक एसिड बनना हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, पीएच कम होने लगेगी, पीएच कम होने लगेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन एराइज हो जाएगी। जब एसिडिक कंडीशन एराइज हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, वहां पे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। यही चीज है, आगे मैं ये चल आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। फर्दर ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन उसमें से अलग हो जाता है और क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, ठीक है। बट क्या होता है, ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस चलती रहती है, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, इससे बॉडी क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसका। इसमें क्या होता है, जो आपका स्टिमुलेट रिस्पायरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लिंग मेडुला ब्रेन
स्टेम में होता है जो, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को कौन मेंटेन करता है, यहाँ से आप जान लो, अगर पता नहीं है, मेडुला ब्रेन स्टेम में होता है इसका रिस्पायरेटरी सेंटर। अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, अगर बॉडी में कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होगी, पीएच डिक्रीज करेगी। जब पीएच डिक्रीज करेगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, एसिडियोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, तो आपका पीएच इंक्रीज करेगी। जब पीएच इंक्रीज करेगी तो वहां पे एल्कलोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे समझना है, हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन जब कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है लंग के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज करता है कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड की पीएच होती है वो इंप्रूव करती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका एल्कलोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, ऐसे मैंने किया। इसके बाद क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा। हाइपोवेंटिलेशन होगा तो वहां पे जो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगा बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होगा वो रिटेन होगा बॉडी में। जब रिटेन होगा तो वहां पे क्या होगा, पीएच डिक्रीज करेगी। जब पीएच डिक्रीज करेगी तो वहां पे क्या होगा, एसिडियोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन, उसमें रिटेन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ब्लड में, और क्या हो रहा है, इसकी वजह से इंक्रीज कर रही है कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बॉडी में। जब ये इंक्रीज कर रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या हो रहा है, पीएच जो डिक्रीज करती है, इसकी वजह से एसिडियोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देख लो। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो मेडुला ब्रेन स्टेम में है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर जो है कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज कर रही है, एसिडियोसिस हो रहा है, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है तो इसकी वजह से कार्बोनिक एसिड जो है इंक्रीज कर रही है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो रही है, इसकी वजह से भी पीएच इंक्रीज कर रही है, एसिडियोसिस की कंडीशन हो रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बाइकार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड जो डिक्रीज कर रही है, हाइड्रोजन आयन जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसकी कंसेंट्रेशन। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कलोसिस हो रही है, ठीक है। अब इसका सीधा इधर है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन होगा मतलब सांस जल्दी ज्यादा लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा छोड़ेगा। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद क्या करेगा, इसमें हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकालेगा बॉडी से, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगी कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से एल्कलोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब रीनल सिस्टम में क्या होता है, रीनल सिस्टम की बात करेंगे। आई थिंक इतना बड़ा सही है। रीनल सिस्टम में जो होता है आपका, किडनी आर एसेंशियल ऑर्गन दैट मेंटेन द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ये क्या करती है, किडनी भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि क्या करती है कि कार्बन जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको क्या करती है, स्क्रीट आउट करती है, और कार्बन बाइकार्बोनेट जो होता है उसको रिटेन करती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयन जो है उसको निकाल दिया तो खुद से भी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। बट अगर जब कंपनसेट नहीं कर पाती है तो वहां पे बॉडी में एसिडियोसिस कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम जो है रीनल फेलियर के पेशेंट में देखने को मिलता है। आप किडनी पेशेंट को देखोगे तो वहां पे बार बार जो है उनकी एबीजी कराई जाती है, ठीक है, तो इसी वजह से कराई जाती है। इसमें क्या होगा, किडनी आर एसेंशियल ऑर्गन दैट मेंटेन द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। क्या करती है, नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नॉर्मली किडनी reabsorb and the conserve all bicarbonate, ठीक है, दे फिल्टर टू मेंटेन द एल्कलाइनिटी ऑफ द ब्लड। क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर देती है मैक्सिमली। जो आपने पीसीटी पढ़ रखा होगा, बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब कर लेती है किडनी, ठीक है, और क्या करती है, उसको कंजर्व करती है, ठीक है। और क्यों करती है, एल्कलाइनिटी को मेंटेन करने के लिए ब्लड में। इन द एसिडोसिस किडनी एलिमिनेट द एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन को क्या करती है, एलिमिनेट करती है, और क्या करती है, जनरेट एडिशनल बाइकार्बोनेट आयन टू कंपनसेट द सिचुएशन। वो क्या करती है, खुद एडिशनली जनरेट करने की कोशिश करती है कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, किडनी,
ठीक है। इस तरीके से क्या करती है, मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस को। नॉर्मल आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड गैस वॉल्यूम की अगर बात करें, पैरामीटर यहाँ पे आर्टरी है, यहाँ पे वेन्स है, ठीक है। अब वेन्स की अगर बात करें, आर्टरी की बात करें, इसमें पीएच पहले मैंने बता दिया 3.75 से 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। वेन में भी इतनी ही होती है, ठीक है। इसमें आप इतना जान लो, जो आर्टरी में होती है वो 7.45 होती है और वेन में 7.35 होती है, ठीक है, पीएच, ठीक है। इस टाइप से होती है, कई सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे रेंज कर की बात करें तो 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। रेंज में देखेंगे तब, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आर्टरी में जो 7.45 होती है और वेन्स में 7.35 होती है, ठीक है। इसके बाद पार्शियल ऑक्सीजन की अगर बात करें, आर्टरी में 80 to 100 mmHg होती है और वेन में जो होता है 45 to 50 mmHg होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद जो पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो आर्टरी में होता है 35 से 45 mmHg, ठीक है। और क्या होता है आपका वेन में 40 to 45 mmHg होता है। और बाइकार्बोनेट की बात करें तो 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है, आपका आर्टरी में। और क्या होता है वेन्स में 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट होता है, ये दोनों बराबर होता है आर्टरी और वेन में। इसके बाद ऑक्सीजन की सैचुरेशन की बात करें तो 96 यानी 95 to 100 होता है, ठीक है, 96 मत रखो। और वेन्स में जो होता है 60 to 85% होता है, ठीक है, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद क्या है, बेस, ठीक है। बेस एक्सेस जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आर्टरी में होता है और 2.0 मिली इक्विवेलेंट जो है आपका वेन्स में होता है, प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद हम टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस की बात करें, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस मतलब रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका मैक्सिमम यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या, रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस की अगर बात करें, रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस होता है रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस में और रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता है। और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, ठीक है। इसमें हम आज देखेंगे केवल रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस देखेंगे, बाकी दोनों जो 3 टॉपिक बच जाएंगे अगली वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस की बात करें, रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस कंडीशन सिंपल सा मैं समझाता हूँ। क्या होता है, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है लेवल इंक्रीज कर जाता है। जब लेवल इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज करेगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज करेगा। जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस की कंडीशन होगी। अब रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस कंडीशन किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है ये यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या, रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर इन विच द पीएच इज लेस देन 7.35 एंड द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रेटर हो जाए 45 mmHg से, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस होगा। अब इसकी हम कॉजेस की बात करें, कौन कौन सी कंडीशन में होगी, कौन कौन, सबसे पहले आपका सीओपीडी है, ठीक है। सीओपीडी का पेशेंट आपने देखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, वहां पे क्या होगा, डिफिकल्टी होती है सांस लेने। बहुत सारे लोगों पेशेंट को क्या रखना पड़ता है, आपको ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को बी पैप भी लगा देखा होगा आपने, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम शायद रिस्पायरेटरी में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सीवियर कुछ लिख गया है, सीवियर जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सीओपीडी, सीओपीडी कंडीशन में होगा रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस। अस्थमा की कंडीशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है प्रॉपर ठीक से एक्सपायरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होती है यहाँ पे बॉडी में जब ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाएगा ठीक से, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ेगा, इसकी वजह से रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्रग ओवरडोज हो जाए किसी वजह से, ओपियाइड या सेडेटिव कोई दे दिया पेशेंट में, तो इसमें कंडीशन में क्या होती है एसिडियोसिस कंडीशन होने लगती है। इसके अलावा एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अब एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट करके ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहा पेशेंट, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाएगा, जिसकी वजह से फिर वही होगा कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका एसिडियोसिस कंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद रिस्पायरेटरी मसल्स अगर वीक हो जाए, जब रिस्पायरेटरी मसल अगर वीक हो गई बॉडी की, तब भी वहां पे क्या होगा एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी मसल वीक हो गई तो उसमें क्या होगा, आपका ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, मतलब एक्सपायर ठीक से और एक्सपायर ठीक से नहीं कर पाएगा, तो वहां उस कंडीशन में भी आपको क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसके वजह से क्या होगा पीएच डिक्रीज करेगा, एसिडियोसिस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है इसमें।
इसके बाद अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, सीओपीडी हो सकता है, सीवियर निमोनिया हो सकता है, या फिर एटिलैक्सिस हो सकती है। ठीक है, इन कंडीशन की वजह से क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा। जब हाइपोवेंटिलेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन में मैंने पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन इंस्पायर्ड पेशेंट ठीक से कर नहीं पाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन में देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होना स्टार्ट होगा तो वहां पे फिर क्या होगा, आपका एक पॉइंट और यहाँ पे बढ़ा सकते हो तुम, क्या बढ़ा सकते हो, इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट तुम साइन एंड सिम्टम दिखा सकते हो, बट मैंने इसमें एक चीज और करी है किडनी को लेकर, एज कंपनसेशन क्या करती है, किडनी इस चीज को कंपनसेट करना स्टार्ट करती है ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या होता है, किडनी क्या करती है, रिटेन करना स्टार्ट करती है बाइकार्बोनेट आयन को और एक्सक्रीट करना स्टार्ट करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। बट क्या अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पा रहे, किडनी ज्यादा देर वर्क नहीं कर पाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कंपनसेशन फेलियर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एसिडियोसिस की कंडीशन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर पेशेंट में साइन एंड सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे एसिडियोसिस वाले। ठीक है, अब क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम क्या क्या आएंगे पेशेंट में रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस की वजह से। सबसे पहले क्या होगा, डिस्निया होगा। डिस्निया मतलब क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी अभी से याद कर लो क्योंकि टर्मिनोलॉजी ही पूछी जाती है वाइवा में। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, ट्रैकीपीनिया होगा। ट्रैकीपीनिया का मतलब क्या होगा, ट्रैकी जब भी ट्रैकी कार्डिया हो, ट्रैकीपीनिया हो। ठीक है, अगर ट्रैकी कार्डिया होता है तो वहाँ पे हार्ट जो बहुत तेज क्या करता है, बीट करना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। और ट्रैकीपीनिया जो है रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है, मतलब क्या पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकीपीनिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आपको देखने को मिली, वार्म एंड फ्लैसिड स्किन। वार्म एंड फ्लैसिड से क्या होता है, जो स्किन के नीचे की ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो दैट कंडीशन में क्या हो सकता है, वहाँ पे फील करते हैं, वहाँ पे स्किन जो वार्म हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म एंड फ्लैसिड स्किन। इसके बाद क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, एक हाइपरटेंशन होता है और एक हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन किस कंडीशन में होगा, हाइपोटेंशन उस कंडीशन में होगा जब क्या होगा, ट्रैकीपीनिया हो जाए और ट्रैकीकार्डिया हो जाए। मतलब क्या है, कोई पॉलीथीन है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हो कि जब उसमें हवा भर रहे हो, ठीक है, हवा भर रहे हो बट क्या कर रहे हो, पूरा भरने नहीं दे रहे हो। जब पूरा भरने नहीं दे रहे हो उसको पिचका दे रहे हो। ठीक है, भर तो रहे हो बट पूरा भरने नहीं दे रहे हो, जल्दी से पिचका दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर तब बॉडी में डिक्रीज करने लगता है। ठीक, मतलब प्रॉपर ब्लड पूरे ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाता है। सिंपल सी बात है, अगर ट्रैकीपीनिया हो रही है, ट्रैकीकार्डिया हो रही है तो पेशेंट में हाइपोटेंशन होगा, इसको याद रख लेना, क्योंकि पूरा प्रॉपर बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता तब, मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है पर प्रॉपर एनफ अमाउंट में क्या करता है, फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या हेडेक होगा, पेशेंट को ड्राउजीनेस होगा, कंफ्यूजन होगी, पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, डिस्निया फिर से लिख लिया, साइनोसिस। साइनस अब क्या है, प्रॉपर सांस ले पा रहा है, जब सांस नहीं ले पा रहा है तो एसिडियोसिस हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। जब हाइपोक्सिया होगा, प्रॉपर ब्लड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बॉडी क्या होगी कि नीली पड़ने लगेगी, नीली पड़ने लगेगी। आपने देखा होगा कभी पेशेंट अपने हाइपोक्सिया का इमरजेंसी में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसको हम साइनोसिस कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या, ट्रैकीपीनिया हो ही रहा था तो यहाँ पे ट्रैकीकार्डिया हो रहा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो रहा, मैं बता ही दिया पहले आपको। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है आपको। ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम है, मतलब सरकारी समझ लो, हार्ट डिजीज कंडीशन में लिख सकते हो तुम, नोजिया एंड वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें हर डिजीज कंडीशन में तुम लिख सकते हो। फटीकनेस, ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ चीजें होती है, लास्ट में बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें, और भी कहीं भी तुम लिख सकते हो। इसके अलावा सीजर एंड कोमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ गया तो। ठीक है, इसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, कुछ ज्यादा डायग्नोसिस होती नहीं इसकी। सबसे पहले एबीजी एनालिसिस करवाएंगे, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, निमोनिया तो नहीं हो गया। ठीक है, कार्डिया में कोई फ्लूइड मतलब बहुत ज्यादा नहीं भर गया, ये सारी चीज देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। इसके बाद प्लस ऑक्सीमीटर तो हम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, सेचुरेशन चेक करने के लिए, और ईसीजी करवाते हैं पेशेंट की। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट डायरेक्टेड टू इम्प्रूव वेंटिलेशन ऑफ फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन। ठीक है, मतलब क्या करना है कि आपको वेंटिलेशन प्रॉपर करना, सबसे पहले पेशेंट में देखना वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा तो उसको क्या करना, ऑक्सीजन मास्क देना है। ठीक है, अब उस ऑक्सीजन मास्क कौन सा लगेगा वो तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम चीजें आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा नर्सिंग फाउंडेशन में तो मैम ने आपको पढ़ाया होगा, एक बार वीडियो चेक करना, नहीं तो मैं बोल दूंगा। ठीक है उनसे। इसके अलावा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी हम पहले मैंने बता दिया, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट करना ही पकड़ना है। एंडोकार्डियल इंक्यूबेशन, ये हम कॉम्प्लिकेशन मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट हो जाता है आईसीयू वगैरह में इंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन होता है, वरना मतलब नॉर्मल वार्ड में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस प्लस ऑक्सीमेट्री हमको करते रहना, मतलब कॉन्टिन्यूस हमको क्या करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट की देखते रहना। ठीक है, इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और यहाँ से आपका एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम पेशेंट को क्या देंगे, ब्रोंकियोडायलेटर देंगे। ब्रोंकियोडायलेटर हम थियोफाइलिन टेरिफाइलिन देंगे। ठीक है, क्योंकि जो मे भी कई बार ऐसा हो जाता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या ट्रेकिया जो है कोलैप्स हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर या थियोफाइलिन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस द ब्रोंकियल स्पाज्म का सीओपीडी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, देते हैं। एंटीबायोटिक हम तब देंगे जब कोई इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो देंगे। अब ऐसी नॉर्मली अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई या फिर क्या हो गया कोलैप्स हो गया तो उसकी वजह से हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में, क्या करेंगे, मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन एंड मोबिलाइज पल्मोनरी सिक्रीशन को मोबिलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन बहुत जरूरी मेंटेन करना है, जिसकी वजह से भी एसिडोसिस एल्कलोसिस कंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। ठीक है, या पॉस्चरल ड्रेनेज लगाएंगे अगर क्या हुआ फ्लूइड रिटेन हो गया ज्यादा बॉडी में, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द और क्या है स्पूटम एंड द रिमूवल ऑफ द पल्मोनरी डिस्चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ स्पूटम एंड रिमूवल ऑफ द पल्मोनरी डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे दी जाती है इसको ध्यान में दे रख लेना, क्योंकि जब भी तुम्हारी क्या होगी टीबी वार्ड में ड्यूटी लगेगी या फिर स्पाइटिस रिलेटेड कहीं भी ड्यूटी लग रही है तो वहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं जो डॉक्टर आते हैं एचओडीज आते हैं, अगर तुम वहाँ पे खड़े मिलते हो तो पेश पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे मुंह बना के खड़े रह जाओ, तुमको पता नहीं हो। ये चीजें नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ाई हो गई हुई, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना ड्यूटी जाने से पहले। ठीक है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट में तो ऐसे ही होता है, कोई भी एचओडी आया, कोई एसआर आया, जीआर वगैरह तो नहीं पूछते, लेकिन एसआर है, कोई ये कोई एचओडी है राउंड पे है और तुम वहाँ पे खड़े मिल गए, तुमसे पूछ लेगा बता नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, तुमको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद एल्कलोसिस, उसके बाद मेटाबॉलिक के बारे में हम बात करेंगे, एक वीडियो में तीनों कंडीशन हम खत्म करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हम क्या करेंगे, जीआई स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप क्या करना, कमेंट करके पूछ लेना या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और ये आपको जो पीडीएफ है जो मैंने लिख रखा है हैंड रिटन फॉर्म में, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आए हैं उनके साथ जो है शेयर जरूर कर देना। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।